सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, आपके यहाँ पर आज 500 से अधिक आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन आज तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आप लोगों की रहने वाली है। काफ़ी लंबी भी हो सकती है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर नोट्स बना लीजिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं, कई बार ये प्रश्न बन चुके हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब भी कोई त्रुटि, जिसको अंग्रेजी में एरर कहते हैं, तो उसको कहते हैं बग। BUG, उसको बग कहा जाता है। तो यह एक ऐसा पद होता है जो किसी सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम में मौजूद दोष या फिर गलती को दर्शाता है, जिसके कारण जो प्रोग्राम रहता है अपेक्षित रूप से काम नहीं कर पाता है। अब आपको मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाऊँ। सपोज़ आप लोग कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग जब उसकी होती है, वहाँ पर कुछ ऐसी खामी आ जाती है कि उसका एक फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि इस एप्लीकेशन में बग आ चुका है, यानी कि ये प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और जब उन बग्स को ठीक किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। बग्स को, यानी कि जो एरर हुआ है उस गलती को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डीबगिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है और इसके उदाहरण भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूजर्स को इंटरनेट से जोड़ने और वेब पेजों को देखने में सहायता करता है। तो आप लोगों ने कई वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। जब आप लोग इंटरनेट से जुड़ते हो तो वेब ब्राउज़र के ही इस्तेमाल से आप लोग इंटरनेट के लिए जुड़ते हो, जहाँ पर आप लोग अलग अलग वेबसाइट स्क्रॉल करते होंगे। वहाँ से आप लोग जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती होगी या फिर कोई शॉपिंग करनी है, शॉपिंग वेबसाइट होगी तो वहाँ से शॉपिंग करनी, तो मतलब अपने नीड के अनुसार जो आप लोग वेबसाइट विजिट करते होंगे तो वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप लोग करते हो। और इंटरनेट से ये जुड़ने में आपकी मदद करता है और वेब पेजों को देखने में ये सहायता करता है। तो वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम वेबसाइटों को एक्सेस कर सकते हैं और जानकारी खोज सकते हैं और ऑनलाइन सामग्री आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वेब ब्राउज़र की मदद से। कुछ महत्वपूर्ण वेब ब्राउज़र हैं जिनमें मोज़िला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम अधिकतर लोग इस्तेमाल करते होंगे, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और देखो लाइनक्स भी एक क्या है, लाइनक्स एक वेब ब्राउज़र है। मैं यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर वर्ड आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक होता है लिनक्स, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक है लाइनक्स। तो ये एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स आपका एक वेब ब्राउज़र भी है। और साथ ही साथ बैरू हो गया, आपका मोज़ेक हो गया, तो ये सब आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन है, तो दुनिया का जो पहला वेब ब्राउज़र है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है। और इसकी खोज के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी जो खोज की है टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी सन 1989 में। टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में, और मशीनी भाषा में किस प्रकार परिवर्तित की जाती है यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की भाषाओं, जो कंप्यूटर होता है विभिन्न प्रकार की भाषाओं को समझता है, लेकिन मूल रूप से ये मशीनी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा जिसमें बाइनरी कोड होता है 0 और 1, इसको कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा को। अब देखो दो प्रकार की यहाँ पर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जिसको उच्च स्तरीय भाषा भी कहते हैं। तो उच्च स्तरीय भाषाओं को अगर मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है तो इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो कई बार प्रश्न बन चुका है कि हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन भाषा में, मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना है तो किसका उपयोग किया जाता है, तो कंपाइलर का उपयोग किया जाता है और इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए, ठीक है। और कंपाइलर क्या होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित कर लेता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या होगा, एक साथ जो प्रोग्राम होगा उसको एक साथ यहाँ पर चेक कर लेता है और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीनी भाषा में अगर चेंज करना है तो असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है।
लो लेवल लैंग्वेज जिसको असेंबली भाषा भी कहते हैं, तो इसको मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। और ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन दी, तो ये जो भाषा में चेंज करते हैं तो ये भाषा अनुवादक इनको कहा जाता है, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनको कहा जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के उदाहरण आपके क्या हो गए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आपके यहाँ पे भाषा अनुवादक हो जाते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों के बारे में भी जानेंगे, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है कंप्यूटर मेमोरी में, तो वो भी हम जानेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है, कई बार प्रश्न बन चुका है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, और उनका क्रम भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे जो छोटी इकाई है कंप्यूटर मेमोरी की वो बिट कहलाती है। और कई बार ये भी प्रश्न बन चुका है कि एक निबल में कितने बिट होता है, या फिर 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है, तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। तो निबल में होता है 4 बिट के ये बराबर होता है निबल, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चाहिए। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, और अगर निबल के बारे में पूछा जाएगा तो निबल में होता है 4 बिट। तो जो एक निबल होता है 4 बिट के बराबर होता है। उसके बाद होता है बिट के बाद यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी की अगली इकाई जो आती है बाइट आती है। और बाइट में बिट कितने होते हैं, तो बाइट में 8 बिट के ये बराबर होता है, ठीक है। जो बाइट होता है 8 बिट के बराबर होता है, निबल होता है 4 बिट के बराबर होता है। बाइट के बाद किलो बाइट आता है, तो किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होंगे। गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होंगे। उसके बाद टेराबाइट आता है, टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होगा। टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होंगे। एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होंगे। एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट आता है, जेटाबाइट में क्या होगा 1024 एक्साबाइट होंगे। और जेटाबाइट के बाद योटाबाइट होती है, जो सबसे बड़ी इकाई होती है, और इसमें 1024 जेटाबाइट होते हैं। तो ये कंप्यूटर मेमोरी की एक यहाँ पे श्रेणी है। सबसे छोटी बिट, निबल में निबल कितने के बराबर होता है, तो 4 बिट के बराबर होता है। और बिट के बाद आएगा बाइट, बाइट 8 बिट के बराबर होता है। उसके बाद बाइट के बाद किलो बाइट आता है, किलो बाइट के बाद आपका मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट आता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट आता है, फिर आपका जेटाबाइट आता है, और फिर आपका योटाबाइट आता है। तो सबसे बड़ी जो इकाई है योटाबाइट है, और सबसे छोटी जो इकाई है वो बिट कहलाती है। और अब पढ़ेंगे कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियाँ और उनमें इस्तेमाल होने वाली जो प्रमुख यहाँ पे मुख्य तकनीकें हैं। तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पीढ़ी में नई तकनीकों का उपयोग किया गया। तो जो पहली पीढ़ी का जो इनका क्रम है, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है 1942 से 1955 तक का यहाँ पर इनका कालक्रम रहता है। 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। 1942 से 1955 तक का इनका समय रहता है, और टाइम पीरियड इसका 1942 से 1955 का है। और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहते हैं इनका जो टाइम पीरियड है 1955 से 1964 का है। और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हो चुका था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनका जो टाइम पीरियड रहता है, इनका टाइम पीरियड रहता है 1964 से 1975 तक। और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1990 का यहाँ पर इनका टाइम पीरियड है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग शुरू हो चुका था। माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो उपयोग हुआ चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ। और पाँचवीं पीढ़ी 1989 से और वर्तमान तक के जो कंप्यूटर है वो पाँचवीं पीढ़ी में आते हैं, और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग शुरू हुआ है। आजकल आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी सुन ही रहे होंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर कंप्यूटर को यहाँ पर 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, का जो इनका टाइम यहाँ पे पीरियड था 1942 से 1955 तक। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स का इस्तेमाल तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। और पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1990 से और वर्तमान तक इनका जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI का उपयोग शुरू हो चुका था। तो ये कंप्यूटर के वीडियो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं रैम और रोम के बारे में।
तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपका ये टॉपिक रहने वाला है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इनकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों एक प्राइमरी मेमोरी है, तो दोनों एक है प्राइमरी मेमोरी में आती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और दोनों क्या प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अब देखो रैम जो होती है ये एक वॉलेटाइल होती है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका क्या मतलब होता है? तो देखो इसका मतलब है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो या फिर बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें जो संग्रहित डेटा रहता है वो मिट जाता है। यह अस्थायी मेमोरी कहलाती है। यह क्या है? अस्थायी मेमोरी है। ये क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है। और यहाँ पर जैसे लाइट गई आपके कंप्यूटर जैसे बंद हुआ, जो उसमें डेटा रहेगा आपका संग्रहित यानी कि इन्फॉर्मेशन जो आपकी रहेगी डेटा रहेगा वो वहाँ पर चले जाएगा। और अस्थायी मेमोरी है रैम, वॉलेटाइल ये मेमोरी है। और इसका जो उपयोग है इसका उपयोग वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसको प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। कंप्यूटर की याददाश्त किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर की याददाश्त भी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। प्रेजेंट टाइम मेमोरी और कंप्यूटर की याददाश्त रैम को कहते हैं। और इनके अगर मैं प्रकार बताऊँ तो एस रैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्टैटिक रैम इसके प्रकार है, टाइप इसके हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ये रैम के टाइप है। उसके बाद बात करेंगे रोम के बारे में। तो रोम नॉन वॉलेटाइल है यानी कि ये स्थायी मेमोरी है, ठीक है। जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है। तो इसमें जो संग्रहित डेटा रहता है बिजली अगर चले भी जाए तब भी यहाँ पर वो डेटा मिटता नहीं है। तो ये है रोम जो नॉन वॉलेटाइल है, स्थायी मेमोरी होती है और बिजली चले जाने के बाद भी यहाँ पर कंप्यूटर से डेटा मिटता नहीं है। इसका जो उपयोग है इसमें कंप्यूटर को बूट करने और बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चलाने के लिए आवश्यक निर्देश संग्रहित होते हैं। तो इस जो यहाँ पर इसका उपयोग है इसमें कंप्यूटर को बूट करने और बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चलाने के लिए आवश्यक निर्देश इसमें संग्रहित होते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे रैम के आप लोगों ने टाइप देखे स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और यहाँ पर जो रोम के टाइप है पी रोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ई पी रोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और यहाँ पर आप लोगों ने ई पी रोम के बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर ये इसके टाइप है। तो देखो जो आपका पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रोम इसको कहते हैं, और यहाँ पर दूसरा है ई पी रोम। तो ई पी रोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जिसको ई पी रोम भी कहते हैं। और यूवी किरणों से यहाँ पर डेटा को मिटा सकते हैं। और डबल ई पी रोम यानी कि डबल ई आएगा फिर पी रोम आएगा। तो डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो बिजली से यहाँ पर डेटा को मिटा सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामिंग जो रोम है उसमें यूवी किरणों से डेटा को हटा सकते हैं, और डबल ई पी रोम में यहाँ पर बिजली से यहाँ पर डेटा को हटा सकते हैं। अब बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, इनके उदाहरण भी हम जानेंगे। पेरिफेरल डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर के मुख्य घटकों जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इसके अलावा होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर के जो मुख्य घटक हैं जैसे सीपीयू और मेमोरी के अलावा इनको छोड़कर इनपुट या फिर आउटपुट कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर के जो मुख्य घटक है सीपीयू और मेमोरी के अलावा होते हैं और इनपुट या फिर आउटपुट कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर की कार्य क्षमता का विस्तार करते हैं। इन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइस का समूह भी कहा जाता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो समूह होता है वो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। और इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? जो डेटा कंप्यूटर में डालते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए? जो डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया। तो ये सब आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो जो कंप्यूटर से डेटा को दिखाते हैं। तो कंप्यूटर से जो डेटा दिखा रहे हैं तो आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए? प्रिंटर आपका हो गया आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस के यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है, जबकि माउस आपका एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस में आता है। तो प्रिंटर क्या आपका एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है और जो आपका माउस है ये इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है।
इंटरनेट क्या है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल के बारे में भी जान लेते हैं। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है, जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्कों को जोड़ता है और जानकारी व संसाधनों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। वो कौन है? इंटरनेट है। इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है। तो इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है और इसकी जो शुरुआत होती है ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है ARPANET। तो यहाँ इंटरनेट, इसकी शुरुआत ARPANET से होती है। कब होती है? 1969 में अमेरिका में पहला नेटवर्क बनना था। ठीक है, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से हुई थी, जो 1969 में अमेरिका में पहला नेटवर्क था। ठीक है, और इंटरनेट के जो जनक है विंसेंट विंटसर्फ को इंटरनेट का जनक कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, विंसेंट विंटसर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। और भारत में अगर इंटरनेट की शुरुआत के बारे में आपको पता हो तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। और यहाँ पर ये किसने प्रोवाइड किया था? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इन्होंने यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, 15 अगस्त 1995 को। और इंटरनेट पर जो डेटा रहता है, डेटा संचार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल, जिसको नियमों का समूह कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा संचार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉलों का उपयोग किया जाता है। TCP IP के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको TCP कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यह इंटरनेट का मूल प्रोटोकॉल होता है जो डेटा पैकेट को रूट करने और भेजने के लिए उपयोग में आता है। तो इंटरनेट का मूल प्रोटोकॉल है जो डेटा पैकेट को रूट करने और भेजने के लिए उपयोग आता है, वो कौन है? TCP IP। और HTTP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये वेब पेजों को ब्राउज़र पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग होता है। तो ये क्या करता है? वेब पेजों को ब्राउज़र पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग होता है। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइलों को कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। FTP का उपयोग जो किया जाता है फाइलों को कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP का उपयोग किया जाता है। और विस्तार से हम यहाँ पर जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो त्रुटियाँ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि रहती है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और बग को ठीक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। और जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। और ठीक है, कुछ मेमोरी इकाई है जो आपको पता होना चाहिए। एक नेवल में कितने बिट होते हैं? तो एक नेवल में 4 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो मेमोरी क्रम मैंने आपको पहले भी बता दिया, सबसे छोटी बिट, फिर आपका बाइट आएगा, फिर आपका किलोबाइट आएगा, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आएगा, मेगाबाइट के बाद आपका गीगाबाइट आएगा, गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट आएगा, टेराबाइट के बाद आपका पेटाबाइट आएगा, पेटाबाइट के बाद आपका एक्साबाइट आएगा, एक्साबाइट के बाद आपका जेटाबाइट आएगा, और फिर योटाबाइट आएगा। तो ये क्या, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है। और सबसे छोटी जो यहाँ पे मेमोरी की इकाई है वो है बिट। उसके बाद सोचना यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है, सोचना का जो अर्थ है प्रक्रिया, डेटा, प्रोसेस्ड जो डेटा होता है वो सोचना होता है। और अगर रॉ फैक्ट है तब तक वो सोचना नहीं कहलाती जब तक उसे संसाधित यानी कि प्रोसेस और व्यवस्थित नहीं किया जाए। तो रॉ डेटा को हम कब इन्फॉर्मेशन कहेंगे, सोचना कहेंगे, जब उसको व्यवस्थित रूप से संसाधित किया जाए और वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तभी हम उसको कहेंगे। और यहाँ पर क्लिपबोर्ड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो यह एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जहाँ पर कॉपी किया गया डेटा तब तक रहता है जब तक उसे पेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, क्लिपबोर्ड से दस्तावेज़ में डेटा कॉपी करने को पेस्ट कहते हैं। तो क्लिपबोर्ड से दस्तावेज़ में डेटा कॉपी करने को क्या कहेंगे? तो क्लिपबोर्ड से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में डेटा को कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर के घटक, हार्डवेयर और कंपोनेंट के जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी ऊपर आपको बताई थी उसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो देखो, एकीकृत
सर्किट चिप, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो आपको ये बताना है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इनका इस्तेमाल हुआ था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसको जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा विकसित किया गया था। जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा आईसी जो चिप रहती है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है, आईसी चिप, तो किल्बी और नॉइस ने, रॉबर्ट नॉइस ने इनको विकसित किया था, किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। और इसका जो उपयोग होता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग होता है। सीपीयू के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहे जाते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? सीपीयू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? सीपीयू को कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? तो कंट्रोल यूनिट क्या है? और अंक गणितीय तर्क इकाई सीपीयू के भाग होते हैं। तो देखो, जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको आप लोग एएलयू कहते हैं और सीयू कहते हैं, तो ये क्या सीपीयू के भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सीपीयू के भाग होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? मेमोरी से सीपीयू तक और सीपीयू से मेमोरी तक डेटा लाने ले जाने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी से सीपीयू तक और सीपीयू से मेमोरी तक डेटा लाने और ले जाने का काम कौन करता है? वो करता है आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और एएलयू क्या करता है? जितनी भी यहाँ पे गणितीय और तार्किक गणनाएँ रहती है उसका काम करता है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। माउस के बारे में भी प्रश्न बन जाता है कि माउस की खोज किसने की? तो माउस की खोज जो की है डगलस ने करी है 1964 में। डगलस एंगेलबर्ट ने क्या करी थी? माउस की खोज करी थी 1964 में। और ट्रैक बॉल और टच पैड क्या है? ये माउस के रूपांतरण है, ठीक है। ट्रैक बॉल भी आप लोगों ने देखा होगा और टच पैड भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये माउस के क्या है? रूपांतरण है। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस रहते हैं उनके ग्रुप यानी कि समूह को क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। उदाहरण मैंने आपको ऊपर बताए थे। प्रिंटर हो गया आपका स्कैनर हो गया, आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब आपके क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस है, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो आपके डिवाइस है उनके ग्रुप को क्या कहेंगे हम? पेरिफेरल डिवाइसेस। और मेमोरी क्या होती है ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो मेमोरी देखो, एक होती है रैम जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी में आती है, ठीक है। अब जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ये कौन सी मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। अगर बिजली चली जाती है तो आपके कंप्यूटर का जो डेटा होगा वो चला जाएगा। इसको इसीलिए अस्थायी मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसको प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम मेमोरी किसको कहा जाता है? तो प्रेजेंट टाइम मेमोरी को रैम को कहा जाता है। और इसके टाइप मैंने आपको ऊपर बताए थे। तो इसके देखो जो टाइप मैंने आपको बताए थे, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम इसके टाइप है। और कंप्यूटर कार्य करते समय मुख्य रूप से रैम का उपयोग करता है, तो ठीक है। जब कंप्यूटर काम करता है तो मुख्य रूप से वो किसका उपयोग करता है? रैम का उपयोग करता है। अब रोम के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये स्थायी मेमोरी है, ठीक है। अगर बिजली चले भी जाती है तब भी डेटा नहीं जाने वाला है, ठीक है। और इसके मैंने टाइप आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था, एक पी रोम बताया था, प्रोग्रामेबल रोम। आपको ई पी रोम बताया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और मैंने आपको डबल ई पी रोम भी बताया था, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसके मैंने 3 टाइप आपको यहाँ पे बताए थे, ठीक है। तो पी रोम में डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है। जो इसका पहला टाइप है पी रोम, इसमें क्या करता है? डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है। ई पी रोम में यहाँ पर डेटा को मिटाया जा सकता है, लेकिन यूवी रेस से डेटा कहाँ पर मिटाया जा सकता है? तो वो ई पी रोम में मिटाया जा सकता है। और जो डबल ई पी रोम है, यहाँ पर बिजली की मदद से यहाँ पर डेटा को मिटाया जा सकता है। अब कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की जो सबसे तेज़ मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। और यह रैम की गति बढ़ाने के लिए उपयोग होती है। तो रैम की गति बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है? कैश मेमोरी रैम की गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रजिस्टर के बारे में आपको बताऊं तो सीपीयू के अंदर ही लगा होता है। तो रजिस्टर कहाँ लगा होता है? सीपीयू के अंदर लगा होता है। और कैश मेमोरी से भी ये तेज़ होता है। तो देखो, अगर पूछा जाए कि सबसे तेज़ जो मेमोरी है वो तो कैश मेमोरी है, लेकिन देखो जो रजिस्टर है ये सीपीयू के अंदर लगा रहता है और कैश मेमोरी से भी तेज़ होता है, क्योंकि यह सीपीयू के अधिक निकट होता है, ठीक है।
और प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के बारे में आपको बताऊं तो प्राथमिक मेमोरी के मैंने आपको दो यहाँ पर एग्जांपल भी दिए थे, रैम और रोम आपकी क्या प्राथमिक मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी के आपके जो उदाहरण है वो आपके सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी जो मेमोरी है आपकी रैम और रोम है, और कैश मेमोरी आपकी क्या रैम, रोम और कैश मेमोरी आपकी प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी सीडी आ जाएगी, डीवीडी आएगी, पेन ड्राइव आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, ये आपके क्या है सेकेंडरी मेमोरी। और प्रिंटर क्या है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पर प्रिंटर के प्रकार के बारे में आपको बताऊँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे डॉट मैट्रिक्स ड्रम इसके उदाहरण है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि लेज़र प्रिंटर आ गया, इंकजेट प्रिंटर आ गया, तो ये एक से इसके एग्जांपल है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल कौन कौन से, इम्पैक्ट जो प्रिंटर है इसके एग्जांपल हो गए, डॉट मैट्रिक्स ड्रम इसके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ प्रिंटर होता है, ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि सबसे तेज़ प्रिंटर कौन सा है, तो लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ प्रिंटर होता है। इसमें पाउडर स्याही का उपयोग किया जाता है, जो लेज़र प्रिंटर रहती है इसमें पाउडर स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर रहते हैं उसमें हैमर या फिर रिबन का उपयोग नहीं होता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके मैंने अभी आपको उदाहरण बताए, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के यहाँ पर एग्जांपल है। और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं उसमें हैमर और रिबन का उपयोग नहीं किया जाता है। अब मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। तो ये क्या करते हैं, जो डिजिटल सिग्नल रहते हैं इनको एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है, तो मॉडेम करता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर करता है। ठीक है, अब देखो सीडी रोम के बारे में भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो सीडी रोम या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो सीडी रोम क्या है, सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी और ब्लू रे डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी रोम क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का ये उदाहरण है। सीडी रोम क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसके साथ साथ डीवीडी और ब्लू रे डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, और आपको बताऊं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण कौन कौन से हो गए, आपके डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, ये सब आपके ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में अगर पूछा जाए तो मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क आपका हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब आपके मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच मध्यमस्त का काम करता है। ठीक है, यूज़र यानी कि आप और हार्डवेयर यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसके बीच मध्यमस्त का ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है। मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं, विंडोज़ सभी के कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा, लिनक्स, यूनिक्स, टॉस, मैक, एंड्रॉयड जो आप लोग फ़ोन में इस्तेमाल करते हो, और बॉस जो है ये भारत में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, भारत में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बॉस है। बाकी ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, मैक। और यूनिक्स क्या है, यूनिक्स क्या एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स है। इसको 1969 में डेनिस रिची ने बनाया था। तो यूनिक्स को किसने निर्मित किया था, 1969 में डेनिस रिची ने यूनिक्स का यहाँ पे बनाया था। और केन थॉमस ने सी लैंग्वेज में विकसित किया था। केन थॉमस ने सी लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, केन थॉमस ने सी लैंग्वेज में विकसित किया था। और 1969 में यूनिक्स को डेनिस रिची ने बनाया था और केन थॉमस ने सी लैंग्वेज में इसको विकसित किया था। और MS डॉक्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो MS डॉक्स जो है एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स तो आपका मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो MS
डॉस आपका है, MS डॉस आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो आपका MS डॉस है, MS डॉस आपका सिर्फ सिंगल यूज़र है और यूनिक्स आपका मल्टी यूज़र है। कंप्यूटर की भाषाएं, तो यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से शुरू हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल शुरू हो गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप्स का इस्तेमाल कंप्यूटर में शुरू हो गया था। और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ही हाई लेवल लैंग्वेज का यानी कि उच्च स्तरीय भाषा का यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में शुरू हो चुका था, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो कंपाइलर के बारे में भी मैंने आपको ऊपर बताया, इंटरप्रेटर के बारे में भी आपको ऊपर बताया। तो ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो रहती है उनको मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं। कंपाइलर तो एक साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है और इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और जो निम्न स्तरीय भाषा होती है इन्हें असेंबलर भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको असेंबलर भी कहते हैं। और यहाँ पर मशीनी भाषा में क्या करता है, कौन सा यहाँ पे भाषा अनुवादक यहाँ पे बदलता है, तो असेंबलर क्या करता है, जो लो लेवल लैंग्वेज रहती है उसको मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये भी भाषा अनुवादक है यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या फिर इनको प्रोग्राम भी आप लोग कह सकते हो। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन करके यहाँ पे प्रोग्राम को बदलता है। असेंबलर क्या करता है, एक असेंबली भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। कौन, असेंबलर। कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषाएं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। फोरट्रॉन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो फोरट्रॉन का पूरा नाम अगर पूछा जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। फोरट्रॉन का जो पूरा नाम है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। और यह प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है, वो है फोरट्रॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर जो प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा थी वो कौन सी थी, फोरट्रॉन थी। और पहली ये उच्च स्तरीय भाषा है। तो पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, फोरट्रॉन है। और प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है, फोरट्रॉन है। और इसका आविष्कार कौन करता है, जॉन बेकस ने इसका आविष्कार किया था 1957 में। फोरट्रॉन का जो आविष्कार किया था जॉन बेकस ने 1957 में किया था। और इसको वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। फोरट्रॉन को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। जॉन बेकस ने 1957 में इसका आविष्कार किया था। और अगली जो भाषा है बेसिक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बेसिक की अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और बेसिक को जॉन कामिनी के द्वारा बनाया गया था 1964 में, जॉन कामिनी और थॉमस कार्ड्स के द्वारा बेसिक इसको विकसित किया गया था। और इसे कंप्यूटर भाषा की नींव माना जाता है। तो कंप्यूटर भाषा की नींव किसको माना जाता है, बेसिक को माना जाता है। किसने बनाया था, कामिनी ने और थॉमस कर्ट्स ने 1964 में इसको बनाया था। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म है। 1964 में कामिनी और थॉमस कर्ट्स इसका यहाँ पे विकसित करते हैं और कंप्यूटर भाषा की इसको नींव माना जाता है। कोबोल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो 1959 में ग्रेस मरे हॉपर के द्वारा ये विकसित की गई थी। कौन, कोबोल 1959 में ग्रेस मरे हॉपर के द्वारा विकसित की गई थी, हॉपर के द्वारा कोबोल। और सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन इसी भाषा में संभव हो पाया। तो सर्वाधिक जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है इसी भाषा में हुआ, कोबोल में। और यह व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। पास्कल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो 1970 में निकोलस विर्थ के द्वारा ये विकसित की गई थी। पास्कल 1970 में निकोलस विर्थ के द्वारा ये विकसित की गई थी। सी लैंग्वेज का विकास कब हुआ, 1972 में। और डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का विकसित किया था, डेनिस रिची ने 1972 में। और C++ जो है 1983 में बिरजान स्ट्रासट्रूप द्वारा ये विकसित की गई थी। C++ 1983 में बिरजान स्ट्रासट्रूप के द्वारा ये विकसित की गई थी। जावा जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो उसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो जावा है। 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा ये विकसित की गई थी। 1995 में जेम्स गोसलिंग
तो ये भी आपको पता होना चाहिए जावा कब बनी। 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा विकसित की गई थी। अब बात करते हैं एम एस ऑफिस के बारे में। तो एम एस ऑफिस जो क्या है एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो शामिल है एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, देखो एम एस जो ऑफिस है, एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें शामिल है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये सब एम एस ऑफिस में शामिल है। एम एस वर्ड की शुरुआत कब होती है? तो एम एस वर्ड की शुरुआत होती है 1983 में। 4 साल के बाद एम एस एक्सेल आ जाता है, यानी कि 1987, और 3 साल के बाद 1990 में एम एस पावर पॉइंट आ जाता है। तो एम एस वर्ड 1983, 4 साल के बाद एम एस एक्सेल आ जाता है 1987, 3 साल के बाद एम एस पावर पॉइंट आ जाता है 1990 में। और फाइल एक्सटेंशन के बारे में एक बार आप लोग अच्छे से जान लीजिए। एम एस वर्ड में जो पहले 2007 से पहले फाइल एक्सटेंशन होता था .doc होता था एम एस वर्ड में, और 2007 के बाद .docx यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार एम एस एक्सेल में 2007 से पहले .xls आता था और 2007 के बाद .xlsx मतलब लास्ट में यहाँ पर जुड़ जाता था 2007 के बाद। उसी प्रकार एम एस पावर पॉइंट में 2007 के बाद .pptx यहाँ पर इसका एक्सटेंशन रहता था। कुछ शॉर्टकट कुंजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अंडू Ctrl+Z से करते हैं, रीडू Ctrl+Y से करते हैं, कॉपी Ctrl+C से करते हैं, पेस्ट Ctrl+V से करेंगे, प्रिंट Ctrl+P से करेंगे। और अगर आपको सीधा अपना डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कहीं कहीं पर Shift+O का इस्तेमाल भी होता है, कहीं पर Ctrl+O का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है, Shift+O और Ctrl+O। अब फंक्शन की क्या होती है? तो फंक्शन की आपके कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक कुल 12 फंक्शन की होती है। तो फंक्शन की आपकी कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक कुल आपकी 12 फंक्शन की होती है। और पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप लोग कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हो? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो इस्तेमाल करने के लिए आप लोग F5 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हो। फंक्शन की अगर कुल संख्या पूछी जाएगी तो फंक्शन की कुल संख्या होती है 12 और F5 का इस्तेमाल होता है स्लाइड शो। पावर पॉइंट में स्लाइड शो इस्तेमाल शुरू करने के लिए F5 कुंजी का इस्तेमाल आप लोग करते हो। मेल मर्ज क्या होता है? तो एम एस वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल्स बनाने के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। एम एस वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लाल रंग की रेखा अगर आपकी आ रही है एम एस वर्ड में शब्दों के नीचे तो ये क्या बताती है कि आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ये कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब बात करेंगे हम नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में सहायता करता है। उदाहरण मैंने आपको बताए थे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, लाइनक्स और मोज़ैक और बैरू, नेटस्केप नेविगेटर, ये सब क्या है आपके यहाँ पर वेब ब्राउज़र है। ठीक है, उसके बाद दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा? वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसको खोजा था। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आप HTML सुनते हो ना, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसकी खोज भी टिम बर्नर्स-ली ने करी थी तकरीबन 1991 के करीब। और इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहते हैं। तो सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। नेटवर्कों का ये नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। और इंटरनेट का जनक किसको कहते हैं? विंट सर्प को इंटरनेट का जनक कहते हैं। तो इंटरनेट का जनक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो विंट सर्प को इंटरनेट का जनक कहते हैं। भारत में अगर इंटरनेट की शुरुआत के बारे में पूछा जाएगा तो 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। और ये किसके द्वारा होती है? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। और जो इंटरनेट है ये वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण कौन है और वहाँ पर ऑप्शन दे जाए इंटरनेट, तो वो क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अब देखो, इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने की जो यहाँ पर प्रक्रिया रहती है उसको स्ट्रीमिंग कहते हैं। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग कहते हैं। ARPANET की फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताई थी। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला ये पहला नेटवर्क था। 1969 में अमेरिका में ये शुरू हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी क्या फुल फॉर्म है। 1969 में अमेरिका में शुरू हुआ था। और इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला ये पहला नेटवर्क था। और प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डेटा कम्युनिकेशन होता है, वो आपके प्रोटोकॉल में आएगा। HTTP क्या होगा? तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। TCP और IP क्या? तो TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेट में इंजन के रूप में ये प्रयोग होता है।
और SMTP क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और POP का पूरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास एक यूनिक ID एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास एक यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है। और IP वर्जन 4 के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें कितने बिट्स होते हैं, तो IP जो वर्जन 4 है उसमें 32 बिट्स होते हैं, और जो IP वर्जन 6 है उसमें 128 बिट्स होते हैं। IPv4 में 32 बिट्स और IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। और स्टैटिक IP एड्रेस वो होता है जो रोज़ाना नहीं बदलता। तो स्टैटिक IP एड्रेस क्या होता है, जो रोज़ाना नहीं बदलता है। DNS की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो डोमेन नेम सिस्टम DNS की फुल फॉर्म होती है। URL के बारे में पूछा जाएगा तो URL की फुल फॉर्म जो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। और वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पेज व फिर ये पता बताने का काम आता है। वेब पेज क्या होता है, HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है HTML। तो इसका उपयोग करके हम लोग वेब पेज बना सकते हैं। और HTML की खोज भी किसने करी थी, टिम बर्नर्स-ली ने करी थी। वाईफाई की फुल फॉर्म के बारे में अगर पूछा जाए तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस की फुल फॉर्म होती है। वाईफाई की फुल फॉर्म के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। और ये एक लैन का उदाहरण है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये उदाहरण है वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है जिसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। बाकी नेटवर्क के बारे में आपको बता देता हूँ। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। एक इमारत या फिर छोटे क्षेत्र के लिए आप लोग लैन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक इमारत या फिर छोटे क्षेत्र के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लैन का। और जो मैन है इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर मैन की फुल फॉर्म है। और एक शहर या फिर बड़े क्षेत्र के लिए मैन का उपयोग किया जाता है। और वैन का जो उपयोग किया जाता है एक वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। और एक देश या फिर पूरे विश्व के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंटरनेट क्या है वैन का उदाहरण है। और वाईफाई आपका लैन का एक एग्जाम्पल है। सर्वर क्या होता है, तो इसे होस्ट भी कहते हैं। तो सर्वर को क्या कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं। ब्राउज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया, वह सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज देखने की आज्ञा देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या, ब्राउज़र क्या करते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको वेब पेज देखने के लिए आज्ञा देते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं आपको, फिर आप लोग वहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। सर्च इंजन क्या है, वह प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों में सूचनाएं खोजने का काम करता है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, सफारी हो गया, याहू हो गया, हॉटपॉट हो गया, और यहाँ पे अल्ट्रा विस्टा हो गया। ये सब आपके क्या है, एक सर्च इंजन है। और पहला जो सर्च इंजन है वो आरसी था। पहले सर्च इंजन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो पहला जो सर्च इंजन था वो आरसी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरसी पहला सर्च इंजन था। और ईमेल क्या है, ईमेल का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम होता है। और ईमेल की खोज किसने करी थी, रे टॉमलिंसन ने क्या करी थी, ईमेल की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉनिक मेल की खोज किसने करी, रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज करी थी। और भारत में ईमेल के जनक कौन है, तो भारत में ईमेल के जनक शिवा अय्यादुरई को माना जाता है। भारत में ईमेल के जनक शिवा अय्यादुरई को माना जाता है। और जंक जो ईमेल होते हैं ये स्पैम इनको कहा जाता है। यानी कि अगर कोई बार बार फालतू के आप लोगों को मेल कर रहा है तो वो आपके क्या होते हैं, जो जंक ईमेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। और सीसी भी आप लोगों ने देखा होगा ईमेल में, तो कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म है। तो जब मेल कई लोगों को भेजा जाता है तो सभी प्राप्तकर्ताओं को यह दिखता है कि मेल और किसे किसे भेजा गया है, तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कार्बन कॉपी सीसी। और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें प्राप्तकर्ताओं को यह पता नहीं चलता कि मेल और किसे किसे भेजा गया। तो बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जहाँ पर प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलता कि मेल और किस किस लोगों को भेजा गया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, और बीसीसी के बारे में भी आप लोगों को अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। सीसी में क्या होता है, जब जो मेल यहाँ पे भेजा जाता है तो प्राप्तकर्ता जो होता है उसको ये भी पता चल जाता है कि मेल और किन किन लोगों को भेजा गया, तो वहाँ पर आपको दिखेगा सीसी। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जब आप लोग यानी कि जो प्राप्तकर्ता है इसको मेल मिल रहा है उसको ये पता नहीं चल पाता कि मेल और किन किन लोगों को भेजा गया। अब कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, एक बार फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ी में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी जो है वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल शुरू हो गया था वहाँ कंप्यूटर में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ पर आईसी जो यहाँ पर चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ पर इस्तेमाल शुरू हो गया था। और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ पर इस्तेमाल
हो गया था माइक्रो प्रोसेसर, और साथ ही साथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, और जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल वहाँ पर शुरू हो गया था। ठीक है, और ये अब यहाँ पर पहली पीढ़ी का टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, आपको पता होना चाहिए। पहली पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है 1942 से लेकर 1955 तक रहता है, दूसरी पीढ़ी का 1955 से 1964 तक रहता है, और तीसरी का 1964 से लेकर 1975 तक रहता है, और चौथी का 1975 से 1989 तक रहता है, और पाँचवीं का 1990 से रहता है वर्तमान तक। ठीक है, और AI का जनक किसको कहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक कहते हैं जॉन मैकार्थी। ये देखो AI आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूम में है, तो AI के जनक के बारे में अगर आपसे पूछा जा सकता है तो जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको कहेंगे, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहेंगे जॉन मैकार्थी। और प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो प्रथम जो यांत्रिक कंप्यूटर है वो है एनालिटिकल इंजन। तो ये इसकी खोज किसने करी थी, इसको किसने निर्मित किया था, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर इसको कहते हैं। इसकी खोज इन्होंने कब करी थी, इसको कब इन्होंने विकसित किया था, तो 1838 में इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन 1838 में। और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर के पिता। तो कौन है कंप्यूटर के पिता, तो चार्ल्स बेबेज को ही जाना जाता है। और संसार का जो प्रथम प्रोग्राम है एडा लवलेस ऑगस्टा द्वारा एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, 1842 में इन्होंने लिखा था। देखो, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1838 में बनाया था। 1842 में संसार का जो पहला प्रोग्राम बनाया था 1842 में एडा लवलेस ने बनाया था। एडा लवलेस ऑगस्टा, एडा लवलेस ऑगस्टा। ठीक है, इन्होंने संसार का प्रथम प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन में। एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने एडा लवलेस ऑगस्टा ने यहाँ पे संसार का पहला प्रोग्राम लिखा 1942 में। और पहला प्रोग्रामर किसको कहा जाता है, एडा लवलेस ऑगस्टा को पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कहाँ पर शुरू हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी में शुरू हो गया था। तो देखो, चौथी पीढ़ी का जो कार्यकाल है कब से कब तक था, 1964 से 1975 तक के बीच था। क्यों 1975 से 1975 से 1990 के बीच चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर थे। और दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है इंटेल 4004 रहता है, 1971 में ये बना था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ था, और 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था इंटेल 4004। कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, जिसका मतलब होता है तार रहित नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, तार रहित नेटवर्क इसको कहते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स है। और पॉल एलन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। इन्होंने इसकी जो स्थापना करी थी 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया था उसका नाम क्या है, विंडोज़। ठीक है, 1975 में इन्होंने कंपनी की शुरुआत करी थी। और वायरस का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो आप लोगों को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए वायरस की, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर को नष्ट करता है। ठीक है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर को नष्ट करने का काम करता है। कौन, वायरस। फुल फॉर्म विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बाकी वायरस का जो नामकरण है किसने किया था, फ्रेड कोहेन ने। वायरस का नामकरण किसने किया था, फ्रेड कोहेन ने। वायरस का नामकरण किया था कोहेन ने। विश्व का पहला वायरस कौन था, क्रीपर। ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व का पहला वायरस कौन था, क्रीपर। विश्व का पहला क्या था, वायरस, नेटवर्क पर फैलने वाला पहला वायरस कौन था, क्रीपर था। वायरस का नामकरण किसने किया, कोहेन ने, फ्रेड कोहेन ने
वायरस का नामकरण किया था। कंप्यूटर पर फैलने वाला पहला वायरस कौन था? एल्क लागर कंप्यूटर पर फैलने वाला वायरस था, एल्क लागर। और क्रीपर क्या था? विश्व का पहला वायरस था। एल्क लागर कंप्यूटर पर फैलने वाला पहला वायरस था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर पर फैलने वाला पहला वायरस कौन सा था? एल्क लागर कंप्यूटर पर फैलने वाला पहला वायरस था। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन या फिर साइब्रेन आप इसको कहते सकते हो, या फिर शॉर्ट में याद रखना तो शी ब्रेन, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का एक प्रकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो क्रे-1 था। क्रे-1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे-1। और सुपर कंप्यूटर की जो गति है फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे-1। और भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर था इसका विकास सीडैक ने किया था। तो भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक ने किया था। और सीडैक की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में कंप्यूटर का जनक किसको किया जाता है, किसको कहा जाता है? विजय पांडुरंग बाटकर को। विजय पांडुरंग बाटकर को भारत में कंप्यूटर का जनक क्या कहा जाता है? विजय पांडुरंग बाटकर को भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। और MICR का जो उपयोग किया जाता है बैंकों में चेक की जांच करने के लिए किया जाता है। बैंकों में चेक की जांच करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और 9 डिजिट का यहाँ पर जो बैंक में चेकबुक होती है उस पर नंबर रहता है। और ASCII के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यह एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 7 बिट लेता है। तो ASCII में क्या होता है? जो अमेरिकन स्टैंडर्ड यहाँ पर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यह एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 7 बिट लेता है। GUI के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और निक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो निक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ता है। तो निक क्या करता है? यह एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति होती है। और डिजिटल सिग्नेचर जो है ये स्कैन सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं इनको स्कैन सिग्नेचर भी कहते हैं। टास्क बार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित होता है। टास्क बार अगर आपसे पूछा जाता है तो ये स्क्रीन पर सबसे नीचे आपको दिखाई देते होंगे। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं? तो वेबसाइट का जो पहला पेज है उसको होम पेज कहते हैं। ISP क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मॉडिफायर कुंजियाँ जो मैंने आपको बताई थी वो कौन कौन सी हैं? कंट्रोल है, शिफ्ट है और ऑल्ट आपकी क्या मॉडिफायर कीज़ है। तो कई बार आपको ऑप्शन में भी दे सकता है कि मॉडिफायर कीज़ बताइए, वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें इन तीनों में से अगर आपको कहीं पर भी कोई दिखती है कंट्रोल, शिफ्ट या फिर ऑल्ट, तो ये मॉडिफायर कुंजी है। और RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की फुल फॉर्म है। और नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की फुल फॉर्म है। और NEFT नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या? नेशनल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म है। OTP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वन टाइम पासवर्ड, ये काफ़ी सिंपल है। और IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? ये जब आप लोग बैंक में अपना खाता खुलाते हैं तो आपकी पासबुक में भी यहाँ पे IFSC कोड आपको दिखता होगा, ये 11 अंकों का होता है। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं तो उनको प्लास्टिक मनी कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? इसकी प्रमुख विशेषता परिमेयता, फिटनेस होती है, ठीक है। और टॉमकैट क्या है? एक वेब सर्वर है। टॉमकैट के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या है? एक वेब सर्वर होता है। पिक्सल क्या होते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अकेले बिंदु को हम पिक्सल कहते हैं। तो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर पूरी स्क्रीन बनी होती है, ठीक है। पिक्सल क्या होते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर अकेले बिंदु को क्या कहेंगे? पिक्सल। और BIOS क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। PC चालू होने पर यह प्रोग्राम चलता है, ठीक है। और IBM क्या है? तो अमेरिकन कंपनी है जिसको बिग ब्लू भी कहा जाता है।
IBM के अमेरिकन कंपनीज़ को बिग ब्लू भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने आज जान लिया। तकरीबन 500 से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के आज बन गए होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे से रिवाइजन को करते रहोगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मदद मिलने वाली है।